चलिए, मैं आप लोगों को बेसिक कराना स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बता देती हूँ कि हम लोग लीनियर अलजेब्रा पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अगर जो बच्चे अभी सीयूटी वगैरह का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिट है। उनको बता दीजिए कि वो इस सेशन को ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि सीयूटी के एग्जाम के लिए भी लीनियर अलजेब्रा दिया गया है। तो आप लोग सीएसआर नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या जैम वगैरह, तो सब में है, मोस्ट कॉमन सब्जेक्ट है लीनियर अलजेब्रा, और सबसे इजी सब्जेक्ट भी है, जिसको से आप पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं नेट के एग्जाम में भी। आपका 50 से 56 55 के अराउंड जितने भी नंबर्स के क्वेश्चन आते हैं आपके नेट में, आप उसमें से आप कुछ क्वेश्चन साला छोड़ सकते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। ठीक है। तो हम बेसिक चीजों को पढ़ते हुए जाएंगे कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो हम आज के लेक्चर में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि लीनियर अलजेब्रा होता क्या है, उसमें हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए, तो लीनियर अलजेब्रा में सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स होता क्या है। अब मैट्रिक्स को समझने के लिए एक रो और कॉलम का अरेंजमेंट है। रो किसको बोलते हैं, सबको पता होगा। इस लाइन को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन की वर्टिकल लाइन, क्या बोला जाता है। हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्या कहलाता है आपका, नंबर ऑफ, बताना। रो। 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 मतलब इस वाला जो लाइन है इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, और ये आपको रो को रिप्रेजेंट करता है, और आपका जो वर्टिकल लाइन है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। मतलब आपके पास यदि इस प्रकार से मैंने 4 लाइन खींच के दे दिए हैं, C1 C2 C3 C4, तो ये जो वर्टिकल लाइन है वो आपका नंबर ऑफ कॉलम बताएगा, कि आप बोलोगे कि इसमें 4 कॉलम्स है, और R1 R2 R3 R4, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये आपको रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ रो को। ठीक है। जब आपको मैं पूछूं, अब ये कॉलम और रो है, अब मैं आपको यहां पर किसी को खड़ा कर दूं और उसको पूछूं कि ये किस पोजीशन पे खड़ा हुआ है, तो आप क्या बोलेंगे, वो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट कॉलम रो के पोजीशन पे खड़ा हुआ है, ये बोलेंगे। तो ये वाला जो एलिमेंट होता है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर का जो एलिमेंट है, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आपका। इसके लिए मैं दूसरा लेते A11। यदि आप यहाँ पर कोई एलिमेंट रख दें, ठीक है, इसके अंदर की एंट्री को ही एलिमेंट्स कहा जाता है, एलिमेंट्स या एंट्रीज कही जाती है। ठीक है। तो यदि हम यहाँ पर कोई किसी को रख दें या खड़ा कर दें या कुछ भी वस्तु रखें, तो हम लोग इस वाले पोजीशन को क्या बोलेंगे, लोकेश्वर। 1 2 1 2 1 2 क्यों बोला आपने, कि रो फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम। तो आपका जो ए आई जे का जो वो है, जहां पर आई आपका रिप्रेजेंट करता है रो को, और जे आपको रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। ठीक है, इस चीज को याद रखना। मतलब मैं यहाँ पर इसका पोजीशन पूछूंगी तो सबसे पहले आप आई को देखेंगे कि फर्स्ट रो एंड द थर्ड कॉलम। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। तो ये वाला पोजीशन क्या हो जाएगा, 1 3। और जैसे यहाँ पर आपने इनको इस पोजीशन में किसी एंट्रीज को फिक्स कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, A14। वैसे आप सारे एंट्रीज को बता सकते हैं, तो मैं आप लिख दूं, समझ आ गया आप लोगों को। A21 A22 A23 और A24, A2 A31 A32 A33 और A34। वैसे ये क्या हो जाएगा, 4 रो है तो A41 A42 A43 और A44। ठीक है, ये सारे एंट्रीज है। तो आप सबको आई थिंक समझ में आ गया होगा ये सारे एंट्रीज की ये क्या होता है। अब इसी का जो अरेंजमेंट है, यदि हम लोग इसको एक ब्रैकेट से सेपरेट कर दे इसको, ठीक है, तो हम लोग इसको एक मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं, इसी को बोला जाता है मैट्रिक्स। जो कैसा हो आपको, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ रो को, और जो कॉलम है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कॉलम को। तो आपको मैं कभी भी कोई भी एंट्रीज अरेंज करके दे दूं, ठीक है, तो आप मैट्रिक्स बना लेंगे। अब इसमें मेन चीजें हैं। अब ये एंट्रीज है तो इसका ऑर्डर पूछा जाता है कि ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, तो ऑर्डर हम लोग क्या करते हैं, इसको जब भी हम लोग मैट्रिक्स बनाते हैं
तो हमारा ये जो एंट्रीज है m क्रॉस n का लिखा जाता है, जो m आपका नंबर ऑफ इसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करता है, और आपका जो n कॉलम है, n है वो नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है कि उसके पास कितने नंबर ऑफ कॉलम है। मतलब सपोज मैंने यहाँ पास आपको लिख के दे दिया 3 × 2, तो आप क्या बोलेंगे, आपके पास 3 रोज हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन है, और 2 वर्टिकल लाइन है। क्लियर है ये बात सबको? मैं एकदम बेसिक से जारी, हो सकता है जिनको पता है उनको थोड़ा सा ज्यादा बेसिक लगेगा, लेकिन अगर आपको अपना एडवांस लेवल को मजबूत बनाना है तो बेसिक बहुत जरूरी है। और हम लोग के पास काफी टाइम है, इसलिए बेसिक से करेंगे, ठीक है? ये होता है। तो पहले ये समझ में आ गया तो मैं इसका डिफिनेशन लिख दूं। ऐसा कोई है जिसको मैट्रिक्स का समझ में ना आया हो? यदि ये समझ में आ गया तो फिर डिफिनेशन भी आपको समझ में आने लग जाएंगे कि क्या है। बताना कोई है जिसको समझ में ना आ रहा हो। अच्छा, मुझे 2x2 का मैट्रिक्स बना के मैं आपको बोलूं, सपोज ए 2x2 का मुझे मैट्रिक्स बना के बताइए, तो क्या बताएंगे? A12 A1 A11 A12 और A21 और A22, ये होगा 2x2 का इन जनरल मैट्रिक्स। कोई अनम्यूट करके बताना मुझे एक मैट्रिक्स आपका। हमेशा मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर से, ठीक है, और उसके अंदर के एंट्रीज को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल लेटर से। मुझे कोई 3x3 का मैट्रिक्स बताना, एनीवन। नाम लेके पूछना पड़ेगा कि कोई भी बताएगा? हैंड रेस करके बता सकते हैं। हीरालाल जी, दीपक। A11 A12 A13। जब भी आप लोग एंट्रीज बताएंगे तो नोट कीजिएगा कि आप लोग रो वाइज बताएंगे, ठीक है? तो उन्होंने जैसे बताया A11 A12 और A13 और A21, उसके बाद A22 और A23 और A3 A31 3 A32 3 और A33। सबको मैट्रिक्स का आई थिंक पता चल गया, तो मैं इसका डिफिनेशन लिख देती हूँ, अब किसी को कोई डाउट नहीं है। और ये सारी चीजें जो मैं समझा रही हूँ आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है? तो अभी आप चाहेंगे तो साथ साथ नोट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर से अब इनका डिफिनेशन मेन, ठीक है? व्हाट इज मैट्रिक्स, ये होता क्या है? ये आपके पास यदि ये जो लाइन बना हुआ है उसको क्या बोलेंगे? ये देखिए, इसका नंबर ऑफ रो और कॉलम्स आपके अनइक्वल हो सकते हैं ना, एम और एन इक्वल भी हो सकते हैं और नहीं इक्वल भी हो सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इस प्रकार से जो बनेंगे उसको रेक्टेंगल का शेप बोलते हैं ना, जिसका आपका लंबाई चौड़ाई सेम ना हो उसको रेक्टेंगल बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो ये एक प्रकार का कैसा अरेंजमेंट है? रेक्टेंगल अरेंजमेंट है। तो हम लोग इसको वैसे ही लिखेंगे कि आ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। जैसे कोई एमएससी वाले भी बच्चे होते हैं तो उनको डिफिनेशन को याद करने के लिए पता होता है ना, ठीक है? तो आ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट अगर लिखने में कुछ भी समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा, ठीक है? एक्चुअली फर्स्ट क्लास से आप लोग को तो हो सकता है कि समझ में ना आए, मतलब ऐसे ठीक है? एलिमेंट्स इन m row and n कॉलम। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ m क्रॉस n है। एंट्रीज कैसी है आपका? m रोज है एंड n कॉलम्स है, each called a मैट्रिक्स। इसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की यदि हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? ये आपका इस प्रकार से हो जाएगा, m क्रॉस n का मैट्रिक्स है, जिसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? A11 A12 अप टू सो ऑन A1n और A21 A22 अप टू सो ऑन, वैसे ही जाते हुए A2n, और ऐसे करते हुए हमारा कहाँ तक जाएगा? ये AM1 AM2 और ये AMN। सबको पता चल गया? अब देखिए, आपका ये जो मैट्रिक्स का जो सिंबल है, एक मिनट रुकिएगा तो आप लोग, 1 मिनट एक्चुअली थोड़ा सा
काफी दिनों बाद क्लास ले रही हूँ आज मैं, बीच में छुट्टी था। ओके, इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो कहीं कहीं पर आपको इस नोटेशन में दिखेगा और कुछ कुछ बुक्स में आपको इस फॉर्म में भी दिखता है। ठीक है, और जस्ट ऐसे नहीं करेंगे आप लोग, ये डिटरमिनेंट का सिंबल हो जाता है जो आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको ऐसे ब्रैकेट में दिख सकता है कोई भी सिंबल, और या तो इस प्रकार से, तो मैट्रिक्स को आप उसी रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ओके। अब मैट्रिक्स का ये तो समझ आ गया। अब हमें इसमें पढ़ते हैं कि रो क्या होता है। अब रो को मैं तो ऐसे ही बता चुकी आप लोगों को कि रो क्या होता है। रो आपका कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन को रो कहते हैं। जो आपका ये वाला जो लाइन है पूरा, ये सारे रो कहलाएंगे, और कॉलम, तो रो और कॉलम का भी डिफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ बस। ये आपका रो, रो क्या होता है, ठीक है, मैट्रिक्स का। एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स in a horizontal line our side by side, ठीक है, side by side is called row। सेकेंड आपका कॉलम्स किसको बोलते हैं। कॉलम्स की यदि हम लोग बात करें तो ऐसा रेक्टेंगुलर, ऐसा अरेंजमेंट, एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन, एक मिनट सॉरी, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लिख दी क्या, सॉरी, वर्टिकल लाइन, क्योंकि हमारा जो कॉलम होता है इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन, अ वर्टिकल लाइन our one above the other is called so sorry, मैं साइलेंट करना भूल गई थी, इज कॉल्ड कॉलम। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, तो हम आगे बढ़े। ऐसा कोई है जिसको क्लियर ना हो कि मैट्रिक्स का रो किसको बोलते हैं, कॉलम किसको बोलते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमने नेचुरल नंबर भी यदि पढ़ा होगा आप लोगों ने, नेचुरल नंबर के अंदर 0 से 1 2 3 अप टू 1 n नंबर आते हैं। तो यदि नेचुरल नंबर का खोज किया, उसके बाद इसके ऑपरेशन का खोज हुआ कि नहीं हुआ, कि दो नेचुरल नंबर को ऐड कैसे किया जाता है, इसको सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, या मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, इन सब चीजों के बारे में। तो वैसे ही मैट्रिक्स का खोज होने के बाद में उन्होंने क्या किया, इनके बारे में ऑपरेशन डिफाइन किए कि मैट्रिक्स को ऐड कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, और मल्टीप्लाई कैसे करना है, इन सब चीजों को। डिविजन्स की बात नहीं किया जाता है जब मैट्रिक्स में, दो मैट्रिक्स का कभी भी डिविजन्स नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ऑपरेशन पढ़ेंगे मैट्रिक्स का। तो मैट्रिक्स एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड ये सब चीजें भी आगे जाके पढ़ेंगे, वेक्टर एडिशन वगैरह। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अब मैट्रिक्स एडिशन, कि हम लोग मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं। अब देखिए, मैट्रिक्स एडिशन पढ़ने से पहले मैं एक चीज बता देती हूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स साइज के आधार पर एक प्रकार होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। यदि आपके पास ये जो मैट्रिक्स बना हुआ था m क्रॉस n, यदि इसकी जो वैल्यू है m इक्वल हो जाए n का, मतलब आपका ये m नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम किसी मैट्रिक्स का इक्वल है, तब के केस में हम लोग उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। किसी को कोई डाउट है इसमें? यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स में रो और कॉलम यदि इक्वल हो जाए तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जाता है। तो इसको भी मैं लिख देती हूँ, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड, अ मैट्रिक्स
इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स if number of row and number of column are same। मतलब जैसे कि हमारे पास क्या ले सकते हैं, आप कोई मैट्रिक्स लीजिए जो 2x2 का हो सकता है, 2x2 का, ठीक है, या कोई आप मैट्रिक्स ले सकते हैं 3x3 का या 4x4 का। ये सारे मैट्रिक्स कैसे दिखेंगे आपको? स्क्वायर मैट्रिक्स दिखेंगे, ठीक है। कोई एग्जांपल देना मुझे स्क्वायर मैट्रिक्स का 2x2 का, क्या आ जाएगा? एनीवन? 1 2 3 4 1 2 3 ये भी ले सकते हैं। 3x3 का ले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इस प्रकार से मैट्रिक्स कोई भी। अब आ जाता है आपका इसमें कि आपका रो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। ये सब 12th का ही है, ठीक है। रो मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहलाता है जिसका सिर्फ सिंगल उसमें रो हो और कॉलम कितने भी हो सकते हैं, बस रो आपका ओनली वन होना चाहिए। मतलब इसके पास सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए, कॉलम बहुत सारे हो सकते हैं, वर्टिकल लाइन बहुत सारे हो सकते हैं। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रो मैट्रिक्स बोलेंगे। मतलब किस प्रकार से बनेगा कि आपका A11 A12 A13 अप टू सो ऑन, ये चलता चला जाएगा A1 n जैसे, मतलब ये आप जितना बनाएंगे ये 1 क्रॉस n का, इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। मतलब जिसके पास ओनली वन रो हो, इसको लिखते हैं अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ओनली वन रो। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, कॉल्ड रो मैट्रिक्स if only one row, ठीक है। चलिए कॉलम मैट्रिक्स पढ़ते हैं वैसे ही कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है आपके पास, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स बता सकते हैं, अब जैसे रो मैट्रिक्स आप लोग ने बता दिया, कॉलम समझ आ गया होगा, कौन बताएगा कैसा मैट्रिक्स होगा? कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ओनली वन कॉलम होंगे। इसके लिए आप एग्जांपल रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि A11 इन जनरल लिख रही हूँ, A12 अप टू 1 A1n, दिस इज रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स बताना कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ओनली वन कॉलम हो, ठीक है। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ ओनली वन कॉलम। क्लियर है सबको? अब देखिए इसके बाद आ जाता है आपका जीरो मैट्रिक्स। जैसे हम किसी नंबर को जीरो बोल रहे हैं, मतलब शून्य ना, उसके अंदर वो कुछ भी नहीं है, जीरो मतलब। वैसे ही आपका मैट्रिक्स, आपका जो जीरो मैट्रिक्स होगा वो किसी भी मैट्रिक्स में सारी एंट्रीज यदि जीरो है, वो मैट्रिक्स आपका स्क्वायर भी हो सकता है, नॉन स्क्वायर कुछ भी हो सकता है, यदि वो जीरो मैट्रिक्स है। बाद में जाके इसी चीज को कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जीरो मैट्रिक्स नॉन स्क्वायर होगा कि नॉन स्क्वायर। तो आपका जीरो मैट्रिक्स स्क्वायर या नॉन स्क्वायर कुछ भी हो सकता है, मतलब रो और कॉलम इक्वल और नॉन इक्वल हो सकते हैं, लेकिन आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स अभी पढ़ेंगे वो स्क्वायर में ही मिलेगा। तो आपका जीरो मैट्रिक्स मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज आपकी जीरो हो। आ मैट्रिक्स whose entries are all zero is called जीरो मैट्रिक्स। और बात करते हैं यहां पर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अच्छा इसको नहीं पढ़ते अभी, डायगोनल एलिमेंट्स नहीं पता तो आपको फिर समझ नहीं आएगा कि क्या होगा। तो अब पढ़ते हैं हम लोग एडिशन, पढ़ते हैं कि मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं
सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ये सब चीजें। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैट्रिक्स एडिशन की, कि मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स एडिशन बताइए। अब मैट्रिक्स एडिशन क्या होता है, जस्ट नोटेशन से लिखूंगी, इसका कोई थ्योरी लिखने की नीड नहीं है। सपोज हमारे पास कोई कोई भी दो मैट्रिक्स है, ठीक है, अब उसको ऐड कब करना पॉसिबल होगा। सबसे पहला पॉइंट तो यही आता है कि ऐड करने की पॉसिबिलिटी क्या है। तो ऐड करने की पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, पहली बात कि आपके पास उनका जो साइज है वो सेम होना चाहिए। पहला कि उनका साइज मतलब क्या, जो आपका, यदि सपोज एम आपका एन क्रॉस एन का है, तो इसको जितने उनका ऑर्डर है उसी को साइज कहा जाता है। तो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। सेम, जैसे सपोज आपने ए को 3x2 का लिया, तो बी को भी आपको यदि दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं प्लस बी, तो इसको भी 3x2 का ही लेना पड़ेगा। यदि आपने ए 2x3 का ले लिया, सॉरी इसको 3x2 का ही लिया, और बी को सपोज आपने कुछ और ले लिया 2x4 वगैरह, तो फिर यहाँ पर एडिशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मैट्रिक्स आपका कैसा होना चाहिए, आपका सेम होना चाहिए साइज का। तो हमारे पास सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि सेम साइज होना चाहिए। ठीक है, मैट्रिक्स का। और सेकेंड पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, हमेशा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ में ऐड होता है। लंबा इसलिए नहीं लिखवा रही हूँ, सिर्फ दो चीजों को आपको याद रखना है। अब आप ले लीजिए कोई सा भी मैट्रिक्स, सपोज मैंने ले लिया आपके सामने एक मैट्रिक्स ले लिया मैंने, कितना, 2x3 का। तो ये एक कैसे दिखेंगे, इसमें दो रो और तीन कॉलम। ठीक है, तो A11, A12 और A13, A21, A22 और A23, ये होगा। बी आप लोग मैट्रिक्स बताइए कोई सा भी। इसको हम लोग बी को दूसरा मैट्रिक्स, इसको ऐसे B11, B12, B13 और B21, B22 और B33, अब B23, क्योंकि हमें इसके पास भी 2x3 का मिलेगा। इनका एडिशन होगा, तो सबसे पहले तो हमने चेक किया कि दोनों का साइज सेम है। उसके बाद क्या बोली हूँ, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं, मतलब A11 का एलिमेंट्स B11 के साथ में ऐड होगा, A12 का एलिमेंट्स B12 के साथ में ऐड होगा। तो इसका जो एडिशन किस प्रकार से दिखेगा, A प्लस बी किस प्रकार से दिखेगा आपको, ये भी कितने क्रॉस कितने का बनेगा, 2x3 का ही बनेगा। ठीक है, तो इस एंट्रीज को इनके साथ ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, A11 प्लस B11, A12 प्लस B12, और इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, ये A13 प्लस B13, और ये आपका A21 प्लस B21, A22 प्लस B22 और A12 प्लस B31। एक मिनट, A23 प्लस B23। ठीक है, इस प्रकार से लिखिएगा। किसी को एडिशन में कोई डाउट है बताना, मैट्रिक्स का। अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, आप लोग उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, फोर क्रॉस फोर थ्री का ले लेते हैं, 3x4 का लेते हैं। ठीक है, ये 3x2 का हो गया, वैसे आपको इस फिर 3x4 का हो गया। फिर आपको मैं यहाँ पर दे रही हूँ आपको, एक मिनट, एक कॉलम और ऐड करना पड़ेगा इसमें। चलिए ऐड कीजिए और मुझे बताइए। ठीक है, पहले आप लोग कीजिए, फिर मैं बता दूंगी आप लोग को। मैम ये थर्ड रो का जो थर्ड कॉलम है, फोर्थ कॉलम है, वो क्या है, 20 है क्या? हाँ, ये वाला। नहीं नहीं, स्टार्टिंग का ओ फर्स्ट।
3 क्रॉस 4 फर्स्ट हाँ कॉलम। ये 20 है, 20 है, 11 जी 20, मैम। ठीक है। जिनको नहीं आ रहा होगा वो घबराने की बात नहीं, मैं बताऊंगी, ठीक है। मैं देखना चाह रही थी कि आप लोग को समझ में आ गया तो एडिशन बता पाते हैं कि नहीं पाते हैं, है ना। मैम हो गया है। ओके, चलिए बताइए आप। बाकी सबने भी कर लिया, एवरीवन? चलिए बता दीजिए। हमारा जो 19। मैट्रिक्स बनेगा, सपोज हमने इसको ए ले लिया, ठीक है। इसको सपोज हमने बी लिया था, तो ए प्लस बी आपका जो मैट्रिक्स बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा आपका, बताइए। ये भी 3 क्रॉस 4 का बनेगा। फर्स्ट हम्म, सेंटेंस क्या होगी, रो वाइज बता दीजिए। 19 19, 1 1, 10 10, 10। 10, ओके। देन बी 4 6 9 एक बार रिपीट करना। 4 6 9 4 6 9 और 12। 12, देन फिर 13 15 17 28 13 15 18 17 17 20। 20। देखिए, अब बाकी सब लोग जिन्होंने नहीं किया होगा, हमने क्या बोला था, ये वाला एलिमेंट आपका फर्स्ट पोजीशन पे ऐड होगा, A11 आपका B11 के साथ होगा, इनको ऐड करेंगे तो क्या हो गया, 19 होगा। 2 को ऐड करेंगे इस वाले पोजीशन के साथ में तो 1 हो गया। 3 को ऐड करेंगे इनके साथ में तो 10 हुआ। इनको ऐड करेंगे इनके साथ में तो क्या हो जाएगा, एक मिनट, आपने मिस्टेक किया है यहाँ पर, ऐड कर रहे हैं ना, माइनस माइनस था ना, माइनस। ये -6 था, तो -6 था तो ये क्या हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा, ठीक है। ओके, और ये 5 का इसके साथ में ऐड करेंगे तो ये 4, 6 का 0 के साथ में तो 6, कोई नहीं, प्रैक्टिस से आ जाता है, स्टार्टिंग है ना इसलिए ये। और 12 का ये 12 हो गया। 9 का इनके साथ में ऐड करेंगे तो 10 का 5 के साथ में, और 11 6 70 एंड 28। एडिशन सबको क्लियर हो गया। जी मैम। ओके, अब इसी में आता है एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला वर्ड, सबने सुना होगा आई थिंक, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है आपके पास, कि सपोज आपको ए कोई मैट्रिक्स दे के रखेगा वो, और के एनी नंबर, ठीक है, एनी नंबर, कुछ भी नंबर हो सकता है, रियल कॉम्प्लेक्स जो भी नंबर है आपके पास, वो सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। के, तो आपको यदि वो के ए निकालने के लिए बोले तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहलाता है, मतलब किसी स्केलर राशि को आप मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना। तो यदि आप किसी भी एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी के साथ, हमने सपोज बोला कि आपके पास A is a any matrix and A is a any किसी क्रॉस का मैट्रिक्स होगा, जाहिर सी बात है, M क्रॉस and any मैट्रिक्स and K is a एनी नंबर ना, कोई भी नंबर हो सकता है, वो कॉम्प्लेक्स रियल कुछ भी, एनी नंबर। देन मैं आपको पूछूं कि K इंटू ए क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे कि जब भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने की बात आती है तो ये जो एलिमेंट है मैट्रिक्स ए के प्रत्येक एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब इसकी एंट्रीज एम क्रॉस एन क्या हो जाएगा मैट्रिक्स, ये आपका K A11 K A12 अप टू वन K A1 एन, और ऐसे करते हुए K A21 K A22, ऐसे करते हुए आपका K A2 एन, और ये क्या हो जाएगा आपका KA M1 KA M2, ऐसे आपका KAMN, ठीक है।
समझ आया कि नहीं आया? मतलब वो एंट्रीज पूरे जितने भी रो या कॉलम में जितने भी एंट्रीज है सबके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका भी एक एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसका भी एक एग्जांपल। सपोज मैंने के की वैल्यू आपको दे दिया आयोटा, ठीक है, और मैंने ए आपको मैट्रिक्स दिया कि आपके पास 2x3 का मैट्रिक्स है 1 7 माइनस आयोटा 2 4 6, और मैं आपको बोल रही हूं कि मुझे इस मैट्रिक्स का के इंटू ए निकाल के बताइए। ठीक है, या वो नॉर्मल आपको आयोटा की वैल्यू नहीं देके रखेगा और वो ऐसे पूछ देगा कि आयोटा इंटू ए बताइए, तो क्या करेंगे? ईच एलिमेंट में आप आयोटा का मल्टीप्लाई। अब बताइए एंट्रीज क्या होगी? मैम वो माइनस होता है क्या? 2 7 माइनस आयोटा? 2 7 माइनस आयोटा एंड 2 4 6। ठीक है, बाकी सब लोग, आप लोग को भी समझ आ रहा है ना? रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। हो गया मैम, सब क्लियर। ओके, बताइए। जी जी मैम, समझ आ रहा है। 2 आयोटा 2 आयोटा 7 आयोटा 1 1, 2 2 आयोटा आयोटा 6 आयोटा। 4 आयोटा 6 आयोटा। यहाँ पर सबको समझ आया 1 कैसे हुआ? देखिए माइनस कॉमन निकल जाएगा और आयोटा का स्क्वायर, आपको पता है कि आयोटा का स्क्वायर आपका -1 होता है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, हमेशा आयोटा का जो स्क्वायर है वो -1 होता है। अभी कॉम्प्लेक्स पढ़ाएंगे तो उसमें पढ़ाया जाएगा कि वो -1 कैसे होता है। ठीक है, ये समझ आ गया। अब हम लोग पढ़ते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इनके छोटे छोटे प्रॉपर्टीज है एडिशन के, तो एडिशन के सारे प्रॉपर्टीज होल्ड हो जाते हैं, जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं? सबको पता है कम्यूटेटिव किसको बोलते हैं? हिंदी में क्या क्रमचा नहीं, क्रमचा बोलते हैं क्या? क्रम शायद में क्रम क्रम विनिमय बोलते हैं, हाँ, क्रम विनिमय। प्लस बी और इक्वल टू बी प्लस। हाँ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक्चुअली कुछ दिन हो गया ना, हम लोग का छूट गया हिंदी का, बीएससी के बाद से तो भूलना जाना हो जाता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब ए और बी हमारे पास दो बी वो है मैट्रिक्स है, तो फॉर ऑल के लिए बात करते हैं ना, कोई भी वो है मैट्रिक्स है तो उसका ए प्लस बी आपका इक्वल हो जाएगा किसका? बी प्लस ए का। कम्यूटेटिव होल्ड करता है हमेशा। ठीक है, यदि दो मैट्रिक्स को आप लेफ्ट से ऐड कीजिए, राइट से ऐड कीजिए, दोनों इक्वल होगा। इसी चीज को हम अभी मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे तो वो इक्वल नहीं होगा कि दो ए बी ए आपका कभी भी ए बी के इक्वल नहीं मिलेगा, ऐसा हम लोग मैट्रिक्स दिखाएंगे अभी आपको। ठीक है, तो आपका इसमें कम्यूटेटिव होल्ड करता है। ऐसे आपका एसोसिएटिव, जिसको सहस्त्राचार्य नियम बोलते हैं, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ, सुना होगा इसको भी। ठीक है, इसमें क्या होता है एसोसिएटिव लॉ, किसको पता है? यदि हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी इक्वल किसके हो जाता है? ए प्लस बी प्लस सी का। ठीक है, ये होता है एसोसिएटिव। बताना आपका जो मैट्रिक्स है वो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी होल्ड करेगा कि नहीं करेगा? डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं पता है ना? आई थिंक वितरण नियम, है ना? जी मैम। वितरण नियम बोलते हैं ना इस डिस्ट्रीब्यूशन को। हाँ जी। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी क्या होता है? आपके पास यदि इस प्रकार से है कि ए प्लस बी इंटू सी किसके इक्वल हो जाए आपका? सॉरी, प्लस सी की बात करें ना, प्लस सी किसके इक्वल होता है? ये उसके लिए बात करते हैं तो ये ए प्लस बी ही हो जाएगा। अच्छा, डॉट के रिस्पेक्ट में होता है ना साचार्य नियम, तो अच्छा मल्टीप्लिकेशन भी काम आएगा, तो उस टाइम में सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास कोई एलिमेंट है तो ए प्लस बी इंटू सी करते हैं ना जी। उसके बाद ये क्या हो जाता है? ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी। ये क्या है? लेफ्ट है कि राइट डिस्ट्रीब्यूशन है? और दूसरा क्या होता है आपके पास कि यदि आपका यही आपका ए प्लस बी इंटू सी इस प्रकार तरफ से करें तो सी इंटू ए प्लस बी इंटू सी, ये होता है आपका
तो इसमें डॉट का भी प्रोडक्ट का काम आ रहा है, तो ये फिर हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन लॉ देखेंगे। ठीक है, ओके। अब मुझे ये बताइए, किसी भी मैट्रिक्स के साथ में हम जीरो मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो उस मैट्रिक्स में कोई इफेक्ट पड़ेगा? बताना। नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा, तो आप लोग यहां पर से क्या लिख सकते हैं, ए प्लस जीरो मैट्रिक्स इक्वल क्या हो जाएगा, किसका, ए के। ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी है, इनको लिखने की आई थिंक नीड नहीं है। सपोज आपके पास के है ए प्लस बी, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, के ए प्लस के बी, क्योंकि आप सारे एंट्रीज के साथ ऐड करेंगे, तो ऐड करके मल्टीप्लाई कीजिए के का, या दोनों में मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिए, दोनों इक्वल हो जाएगा इस वाले केस में भी। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बात करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में भी मैं डिफिनेशन नहीं लिखवाती हूँ, किसी भी बार नहीं लिखवाई हूँ बच्चों को, सिर्फ समझाती हूँ पॉइंट वाइज, समझना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, सबसे पहले ए और बी। ठीक है, पहले वाले लाइन में याद रखना है, ए और बी। सपोज ये एम क्रॉस एन का है, तो आपका ये वाला जो मैट्रिक्स होगा वो एन क्रॉस पी टाइप से होगा। मतलब यदि इस मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, दो मैट्रिक्स को, तो पहला प्रॉपर्टी ये कहता है मल्टीप्लाई करने का, कि पहले वाला मैट्रिक्स जिसको आप ए इंटू बी करना है, सपोज, ठीक है, ए इंटू बी करना है, तो पहले वाला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। मतलब इसके पास यदि नंबर ऑफ कॉलम 3 है, ये यदि 2 क्रॉस 3 का है, तो ये 3 क्रॉस समथिंग कुछ भी हो सकता है, इधर 4 5 कुछ भी हो, लेकिन इसका नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल मिलना चाहिए रो, पहला कंडीशन। यदि इस प्रकार से नहीं मिला कि आपका ये जो m क्रॉस n यदि b का किसी p क्रॉस n टाइप से हो गए, यदि n आपका नॉट इक्वल है p का, तब क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नॉट होल्ड। आप उसकी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं किया जा सकता, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये पहला पॉइंट, किसी को डाउट है बताना, एनीवन, या रिपीट करना है? क्लियर है मैम। ओके, तो इसको मैं लिख देती हूँ। यदि a इंटू बी कर रहे हैं किसी मैट्रिक्स को, तो मैं पॉइंट में ही लिख देती हूँ कि इफ यदि a इंटू बी कर रहे हैं, तो a इज इक्वल टू नंबर, किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम a इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन अ बी। नंबर ऑफ कॉलम किसके इक्वल हो जाएंगे, नंबर ऑफ रो के इक्वल होने चाहिए। ये समझ आ गया सबको? अब दूसरा पॉइंट कि हम इसको मल्टीप्लाई अप करेंगे कैसे। अब ये जो मैट्रिक्स का जो साइज मिलेगा वो किस साइज का मिलेगा। सपोज आपका ए यदि m क्रॉस n का मैट्रिक्स है और b यदि आपका n क्रॉस p का जो मैट्रिक्स है, तो आपका जो मैट्रिक्स मिलेगा ए बी का, जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा वो कितने क्रॉस का मिलेगा, ये जो कॉमन है जिसके वजह से कंफर्म हो रहा है कि वो मल्टीप्लिकेशन होगा इसको, ठीक है, इसको कन्फॉर्मल मैट्रिक्स भी बोला जाता है, जिसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है इसको कन्फॉर्मल मैट्रिक्स बोला जाता है। ठीक है, इसलिए इस एलिमेंट्स को हम बाद में देखेंगे कि ये कन्फॉर्मल एलिमेंट्स है, इसकी वजह से कंफर्म हो रहा है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो ये तो कट जाएगा, आपका जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या हो जाएगा, m क्रॉस p का। ठीक है, जो मैट्रिक्स आपकी बन के रिजल्ट का जो मैट्रिक्स आएगा वो कितने ऑर्डर का होगा, m क्रॉस p ऑर्डर का। ये समझ आ गया सबको? चलिए अब हम इसमें देखते हैं कि आपके पास यदि इस प्रकार के मैट्रिक्स हैं आपके, तो आप क्या करेंगे, हम यदि आपको दिया हुआ है कोई भी मैट्रिक्स, उसको ऐड करना सीखते हैं। छोटा सा कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, कितने क्रॉस का लें, 2 क्रॉस 3 का ले लेते हैं, और इसको क्या लेना पड़ेगा हमें, इसको 3 क्रॉस समथिंग कुछ लेना पड़ेगा, 3 क्रॉस 2 ही ले लेते हैं, मतलब जरूरी नहीं ये 2 है, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके एंट्रीज क्या होंगी, A11 A12 और A13 और A21 A22 और A23। ये क्या हो जाएगी, B11 B12 B13, सॉरी 2, क्योंकि कॉलम 2 है ना, ओह नो,
ये हमारा अच्छा मल्टीप्लिकेशन सीख रहे थे, ठीक है, कि हम इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। A1 टू A1, ये हो गया आपका B1, B2 1 और B2 2 और B, एक मिनट थोड़ा बड़ा ले लेना था इसको, B1 1 और B1 2, B2 1, B2 2 और B3 1 और B3 2। इस प्रकार से है आपके पास। हमने इसको क्या लिया था, 3x2 का लिया था। देखिए 2 कॉलम है और 3 रो है। अब इनका जो मैट्रिक्स बनेगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स, वो क्या बनेगा, ए बी, जो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद निकलेगा वो मैट्रिक्स क्या क्या बनेगा बोली थी, कितने क्रॉस कितने का, 2x2 का बनेगा, है ना। 2x2 का बनेगा तो आपका A11 और A12, A21 और A22, यही 4 एलिमेंट मिलेंगे, ये मिलेंगे ना। सबको क्लियर है कि नहीं है, ए बी। तो इनका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट कैसे मिलता है, फर्स्ट एलिमेंट कैसे मिलता है, ये आपका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, तो वो कहता है कि फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ कीजिए, इस फर्स्ट वाले कॉलम के साथ करना है, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई पहला बोलता है। तो क्या करेंगे आप, इसका फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले कॉलम के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका जो एलिमेंट्स निकलेगा, ये क्या मिलेगा आपका, ये A11 A11 B11 B11 प्लस A12 B12 प्लस, नहीं B11 B21 है ना, B21 और A13 और B31, यही मिलेगा ना। देखिए इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होके ऐड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड जो एलिमेंट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, कौन बताएगा। इस बार क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे इस बार। तो इस बार आपका जो एंट्रीज मिलेगा वो क्या मिलेगा, A11 और आपका A11 B12 प्लस A12 B22 और ये क्या हो जाएगा आपका A13 B32, यही मिलेगा आपको, ये हो गया। अब बात करते हैं हम लोग एंट्रीज थर्ड की, इस वाले पोजीशन, ये क्या कह रहा है आपका, सेकेंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ में। तो सेकेंड रो आपका ये है, इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, इस वाले फर्स्ट कॉलम के साथ में करना है आपको, ठीक है, फर्स्ट कॉलम के साथ में। तो इसको बताइए आप क्या हो जाएगा, ये बहुत तिरछा हो गया क्या, एक मिनट। ठीक, उसके बाद ये क्या करेंगे, आप इसको करेंगे तो A21 इंटू B11 प्लस A22 B21 प्लस A23 B31, यही होगा। उसके बाद आप लास्ट वाला एंट्रीज देखेंगे तो सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ में, तो A21 इंटू B12 और प्लस A22 इंटू B22 B22 प्लस A23 इंटू B32, ये हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया सबको मल्टीप्लिकेशन कैसे हुआ है। अब हम किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं, इन जनरल समझ आ गया तो बस इतना ही पॉइंट समझना है कि सबसे पहला कि आपका नंबर ऑफ कॉलम ए का बी के नंबर ऑफ रो के इक्वल मिलने चाहिए, और मल्टीप्लाई आप करेंगे तो इन ये वाला जो कट जाता है, रिजल्ट मैट्रिक्स जो मिलेगा वो m क्रॉस b का मिलेगा। जैसे यहाँ पर भी हमें 2x2 का मिला, देखिए ये 3x3 कट गया और 2x2 का मिला, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेते हैं हमारे यहाँ पर हम एग्जाम्पल फर्स्ट, सपोज हमारे पास 1 4 6 7 इस प्रकार से ए मैट्रिक्स है आपके पास, मैंने दूसरा बी मैट्रिक्स दे दिया इसके पास 3 4 5 9, ये दोनों 2x2 का है तो इसमें तो मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नंबर ऑफ रो कॉलम इक्वल होंगे। तो बी ए भी बता दीजिए क्या हो जाएगा, first column 1 into 3 1 इंटू 3, नहीं आप पूरा सॉल्व plus करके एंट्रीज बताइए ना, A11 A12 जी A21 और A22, ठीक है। एंट्रीज बताइए क्या हो जाएगा, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ में करेंगे
तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट का 3 के साथ में मल्टीप्लाई तो 3, इनका मल्टीप्लाई तो 20, तो ये 23। ठीक है, 23 हो गया फर्स्ट एंट्रीज। ओके, फर्स्ट का मल्टीप्लाई सेकेंड के साथ में करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, और ये 1 का मल्टीप्लाई 4 के साथ में 4, और 4 का मल्टीप्लाई 9 के साथ में, तो 9 4 जा क्या हो जाएगा 36 36, 36 और ये 36 और वो क्या हो जाएगा, 40 एक मिनट, 36 हो जाएगा और प्लस 2 40 नहीं हो जाएगा जी, 35। अच्छा, आपने 40 बोला ना, 40। हाँ ठीक है, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इनके साथ तो 6 इंटू 3 क्या हो जाएगा 18 80, प्लस और 30 इनका मल्टीप्लाई इनके साथ तो 30 45 ना, अच्छा सॉरी 35, 35 7 पंचे 35, 7 इंटू 5। ठीक है, तो इनको ऐड कीजिए तो क्या हो जाएगा, ये ऐड करने के बाद में फिर यहाँ पर जो उसकी मैट्रिक्स होगी उनको रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 30, और ये ऊपर चला जाएगा तो ये 43। ठीक है, ये उसके बाद इनका मल्टीप्लाई फिर से कीजिए, 6 चौक 24 50 73 73। तो मैंने गलत कर दिया था क्या, हाँ 73 आएगा, अच्छा मैंने 24 749 सेकंड रो सेकंड कॉलम ना सेकेंड और सेकेंड कॉलम, तो ये क्या हो जाएगा 4 चक्का 24 ये, और ये और इसका हो जाएगा 49 49 ना, हाँ 49 कैसे, इनका मल्टीप्लाई 9 के साथ में होगा ना, अच्छा 9 है क्या वो 9 है 9 तभी तो बोली कि मैंने गलत कर दिया था क्या करके, तो 7 जा 49 और 7 8 जा 56, 63 हाँ तो 63 हो जाएगा ना, इसलिए तो बोली मैं गलत, इसलिए तो पूछ रही थी कि मैंने गलत किया कि आपने करके, तो ये 7 हो जाएगा आपका 87। ठीक है, 87 जी हाँ मैं सोच रही थी कि मैंने मिस्टेक कर दिया क्या, तो 7 जैसे लगा हाँ कोई नहीं। ओके, ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन। तो आई थिंक मल्टीप्लिकेशन में कोई इश्यू नहीं है, तो हम आगे करें, मतलब इनका प्रॉपर्टीज वगैरह की प्रॉपर्टी क्या होती है, क्योंकि ये तो छोटी छोटी चीजें हैं। चलिए, अब प्रॉपर्टीज की यदि हम लोग बात करें इसमें, तो आप लोग मुझे बताना क्या ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, होल्ड और नॉट, यस या नो, नहीं करता है। दो मैट्रिक्स ले लीजिएगा, कुछ मैट्रिक्स ऐसे भी मिलेंगे जिसको मल्टीप्लाई, देखिए अब अभी आपको मैं दे दूं 2x3 का मैट्रिक्स दिया मैंने, एक दे दिया मैंने 3x4 का, ए भी तो पॉसिबल है निकालना, क्या बी ए पॉसिबल है, यहाँ पर देखिए बी ए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इसका नंबर आप कॉलम, इसके नंबर आप रोके इक्वल है, नहीं है, बी ए तो डज नॉट एग्जिस्ट ना, एग्जिस्ट ही नहीं करा बी ए, तो कैसे इक्वल मिलेगा। ठीक है, तो कम्यूटेटिव, और यदि दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स भी रहा तो कम्यूटेटिव होल्ड नहीं करता, तो आपका यदि ए बी यदि हमारे पास वो है, तो आपका कभी भी आपका ए इंटू बी नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। ठीक है, ऐसा भी केस बनेगा कि ए बी इज एग्जिस्ट बट बी ए डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा केस बन सकता है कि ए बी डज नॉट एग्जिस्ट एंड बी ए एग्जिस्ट, बी ए आपका क्या हो जाएगा एग्जिस्ट हो जाएगा, ऐसा भी तो केस बन सकता है। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आता है जिसको हम लोग जीरो डिवाइजर बोला जाता है, जीरो डिवाइजर, आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे इस वर्ड में CSI नेट में, दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, जब भी मैं स्टार लगा दूंगी मतलब समझना है कि उसको बहुत इंपॉर्टेंट है वो। यदि सपोज आपके पास एक कोई मैट्रिक्स है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है, नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब क्या समझते हैं, कम से कम एक एंट्रीज होगी, आल एंट्रीज नॉन जीरो हो ऐसा नहीं है ना, 0 0 1 0, ये नॉट इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स है, कि कम से कम एक एंट्रीज तो होगी जिसको जो इक्वल टू जीरो नहीं होगा, बाकी सारी एंट्रीज कुछ भी हो सकती है, तो उसको नॉट इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स।
ठीक है, वैसे ही आपका बी यदि आपका नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, दो मैट्रिक्स यदि नॉन जीरो है मतलब जीरो नहीं है दोनों मैट्रिक्स, और यदि ये इंप्लाई कर रहा है कि ए इंटू बी आपका क्या हो जाए, जीरो मैट्रिक्स दे रहा है, तो इस प्रकार के मैट्रिक्स, इस प्रकार के प्रॉपर्टी को हम लोग जीरो डिवाइजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, कभी भी आपको जीरो डिवाइजर देके रखें तो दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन यदि जीरो हो रहा है तो उसको हम लोग जीरो डिवाइजर बोलते हैं। समझ आया ये चीजें कि नहीं आया एवरीवन? तो यहां पर से आप इसको लिख सकते हैं, मैट्रिक्स ए एंड बी आर non-zero, then A into B और B का जो मल्टीप्लिकेशन है is zero is called जीरो डिवाइजर। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? बताना, ऐसा कोई है जिसको क्लियर ना हो? चलिए, तो क्लास को ज्यादा लंबा नहीं करते, यहीं तक करते हैं और या आगे पढ़ ले। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन भेज दूंगी, आप लोग मल्टीप्लिकेशन डिविजन ये सब चीजें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बेसिक करते जाते हैं, ओवरलोड नहीं करना है। ठीक है, जी या मैम। आगे आगे कर लेते हैं। मैं असाइनमेंट आप लोगों को भेज दूंगी, आप लोग असाइनमेंट सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, और जिनको डेमो ग्रुप में आप जो नहीं है वो मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा, मैं डेमो ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगी और आप अभी कंटिन्यू क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जब तक मैं जी अलाउ कर रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा और ये वीडियो आप लोगों को रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा यूट्यूब चैनल में। ठीक है, द इंडेक्स मैथमेटिक्स हमारा यूट्यूब चैनल है। मैम, क्वेश्चन कहाँ मिलेगा? क्वेश्चन आपको डेमो ग्रुप में मिल जाएगा, आपका इसका असाइनमेंट जो है। ठीक है, प्रीवियस ईयर जी पेपर भी आए हुए हैं, उनको भी मैं सेंड कर दूंगी आप लोग को, PYQ इनसे जी रिलेटेड जितने भी होंगे। कुछ कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड भी मिल जाएंगे जो डायरेक्ट पूछा गया है मल्टीप्लिकेशन, और उस पर भी, तो उन सारे क्वेश्चंस को, सेट का भी है आपका, तो सेट का क्योंकि छत्तीसगढ़ वाले हैं तो आप लोग को सेट का भी, और अदर सेट वाले भी, तो सेट वगैरह का भी पेपर है तो उनको मैं भेज दूंगी, आप लोग PYQ कर लीजिएगा। ठीक है, और असाइनमेंट एज सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि मिस्टेक हो तो, और कुछ भी डाउट है तो आप लोग कल क्लास से पहले पूछ लीजिएगा। ओके, देन थैंक यू जी सो मैम। मच एंड बाय, टेक केयर। PDF भी ग्रुप में मिल जाएगा आपको जी इसका। मैम। ठीक है, ओके।